हेलो माय स्टार स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई फॉर क्लियरिंग सीएमए इंटर। सीएमए इंटर का पड़ाव आप पार कर चुके हैं। अब जो अगला पड़ाव है दैट इज सीएमए फाइनल, पर उससे पहले है आपकी आर्टिकलशिप। तो जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि फाइनली काम करने को मिलेगा, बुक्स में तो इतनी सारी चीजें पढ़ी है, अब उसको फाइनली अप्लाई करना है काम में, वो बस शुरू होने वाला है। अब आर्टिकलशिप के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, कौन सा काम करना होता है आर्टिकलशिप में, फॉर्म्स कौन से होते हैं, कब किन केसेस में एग्जेम्प्ट होती है आर्टिकलशिप। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जो आप आर्टिकलशिप करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आर्टिकलशिप को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बोला जाता है। तो अगर आप देखोगे जो नया स्कीम आया है ट्रेनिंग का, इंस्टीट्यूट बताती है कि कैसे आपको आर्टिकलशिप करनी है, कहाँ आर्टिकलशिप करनी है, तो उसके लिए वो स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपको जो करना है वो ये है, सीएमए फाइनल के लिए रजिस्टर करना है। देखो, एग्जाम देने के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो, लेकिन रजिस्टर तो करना होगा ना। तो सीएमए फाइनल के लिए रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको दो चीजें करनी है। एक 15 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दूसरा एक 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है दैट इज कॉल्ड आईओटीपी। आईओटीपी इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इंस्टीट्यूट जो है ये करवा के देती है आपको, और ट्रेनिंग आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है। ये जो आईओटीपी है दैट इज फॉर 7 डेज, और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी 15 मंथ्स। अब कहीं आपको देख के अगर डाउट आएगा कि 3 इयर्स भी लिखा हुआ है, तो 15 मंथ्स इज मैंडेटरी, उतना आपको करना ही है, तभी आप सीएमए फाइनल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सीएमए फाइनल एग्जाम। अब यहाँ पर भी एक क्लैरिटी दे देती हूँ आपको, सीएमए फाइनल का मान लीजिए आपको एक ग्रुप का एग्जाम देना है, 15 महीने खत्म होने से पहले दे सकते हैं वो एग्जाम? यस, दे सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा 15 महीने खत्म हो जाने दीजिए आर्टिकलशिप का, उसके बाद बोथ ग्रुप के लिए अपियर कीजिए, या फिर आप बीच में एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप का एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आपकी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। इसका मतलब आपका दोनों ग्रुप क्लियर होने से पहले 15 महीने का ट्रेनिंग खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसमें पहले आपने 3rd ग्रुप दिया या 4th ग्रुप दिया, वो रेलेवेंट नहीं होता है। नाउ ट्रेनी कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, आर्टिकलशिप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं नहीं बोल रही हूँ, इंस्टीट्यूट बोल रही है, आपको सिंप्लीफाई करके बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो सबसे पहली चीज, ऑफकोर्स आप एक प्रैक्टिसिंग सीएमए या फिर सीएमए की फर्म में, ठीक है, सीएमए की फर्म या फिर प्रैक्टिसिंग सीएमए के अंडर आर्टिकलशिप कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप सीएमए की आर्टिकलशिप कर सकते हो। इसके अलावा बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, जैसे सीपीएसयू आपने सुना हुआ होगा, जो भी आप इंडियन ऑयल वगैरह जानते हैं, सारे कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में भी आर्टिकलशिप की जा सकती है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनजीओज, जहां पर भी ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है वहां आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू सी, आप एक सीएस फर्म में भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। उसका कंडीशन बस ये है कि उनके यहाँ पर जो कोर फाइनेंशियल काम हो रहा होगा सीए का, या फिर सीएस के केस में जो कोर सेक्रेटेरियल काम हो रहा होगा, वो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। तो इसलिए जरूरी है उस सीए या सीएस फर्म में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन अलग से होना चाहिए। अगर उनके फर्म में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन अलग से है तो वो कंसिडर किया जाएगा, आपने क्या क्या काम किया वो कंसिडर किया जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, तो सीए फर्म में, सीएस फर्म में आर्टिकलशिप अलाउड है, लेकिन उनके यहां पर अलग से इसके लिए डिवीजन होना चाहिए, सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट बेसिकली जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक अकेला इंसान काम कर रहा है, जो बजटिंग का काम कर रहा है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स इशू हो रहे हैं, वहां पर एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट काफी सारे रोल्स प्ले करने होते हैं, तो उसके अंडर भी आर्टिकलशिप आप कर सकते हो, लेकिन दे शुड बी ऑफ सच अ नेचर जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है। इट हैज टू बी हैंडल्ड, मतलब जो भी ड्यूटीज आप निभा रहे हैं, जो भी काम वहां पर कर रहे हैं, जो भी आर्टिकलशिप में काम सीख रहे हैं, इट शुड बी रिलेटेड टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एमआईएस,
और सिमिलर चीजें, ठीक है। देन इसके अलावा अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं जिनका टर्नओवर 25 लाख रुपए का होना चाहिए, 25 लाख रुपीस का टर्नओवर होना चाहिए। इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान नहीं बेच रहे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी केस में यानी कि सर्विस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उनका टर्नओवर कम से कम 50 लाख रुपीस का होना चाहिए। तो वो टर्नओवर बेसिस पे होता है। वहां आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके काम कर सकते हो। वहां क्या माना जाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, तो उनके यहाँ पर आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। और एमएसएमई स्टार्टअप्स, इन ऑर्गेनाइजेशन में भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। इसके अलावा ये तो आज की डेट में इतनी बड़ी लिस्ट है। इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट की काउंसिल कल को जाके कोई नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देती है तो वहां पर भी हम आर्टिकलशिप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतने ही नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गए ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अब इस ट्रेनिंग में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे काम होते हैं, ऑडिटिंग के काम, लॉज रिलेटेड। अब आप बोलोगे ये सारे में फर्क क्या है? सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर मैं बहुत ब्रीफ में बताऊं तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटरनल मैटर्स, इंटरनल रिपोर्ट्स बनाना, ऑपरेशंस में कितना खर्चा आएगा, बजटिंग, वो सारा देखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी अथॉरिटी को, रेगुलेटर को सबमिट करना होता है, उससे रिलेटेड काम होता है। तो ऐसे कुछ फर्क है काफी सारा। ये जो आप देखेंगे इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली, बट अलग अलग ड्यूटीज, अलग अलग काम, स्कोप ऑफ वर्क होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑडिट, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, टैक्स में भी दोनों, डायरेक्ट टैक्स में भी काम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में भी काम कर सकते हैं, लॉ से रिलेटेड कॉर्पोरेट लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, कमर्शियल लॉज में काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, इफ यू सी हियर, बहुत सारी चीजों में आप काम कर सकते हो। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना आप काम करने के लिए, जैसे किसी प्रैक्टिसिंग सीएमए के पास चले गए या सीएमए फॉर्म के यहाँ पर आपने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया है, तो यू कैन आस्क देम कि आपके यहाँ पर कौन से काम सिखाए जाते हैं, मुझे कौन से काम का एक्सपोजर मिलेगा, एंड दे विल टेल यू कि इन सारी चीजों में उनके पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। अब अगली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से क्या किसी को एग्जेम्पशन मिल सकता है? क्या कोई इंसान ऐसे आके बोल सकता है कि मुझे ये ट्रेनिंग नहीं करनी है, मुझे एग्जेम्प्ट कर दीजिए? बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अगर जो सीएमए स्टूडेंट है जिसने ऑफकोर्स एग्जाम तो दिया हुआ है, इंटर का एग्जाम उसने क्लियर कर लिया है, फाइनल के लिए रजिस्टर किया है, अगर वो ऑलरेडी ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और इन्हीं फील्ड्स में उसने काम किया हुआ है, ध्यान से समझना, अगर कोई इंसान जो सीएमए स्टूडेंट है और वो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लिस्ट है यहाँ पर काम कर रहा है, इन्हीं फील्ड्स में काम कर रहा है, तो वो एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकता है। बस उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये वाले काम ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। अब वो आप प्रूव कैसे करोगे? तो आपको इंस्टीट्यूट के पास एक फॉर्म फाइल करना होता है, T3 फॉर्म। T3 फाइल करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट के पास, और आपको एक 2000 रुपीज का पेमेंट भी करना पड़ता है। ये फॉर्म, अब जैसे मैं अपने क्लास में हमेशा बोलती हूँ, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्म अकेला जाता ही नहीं है, उसके साथ अटैचमेंट्स जरूर होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ अटैचमेंट देने होते हैं, जैसे आपने जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ेगा जहां पर भी काम किया हुआ है, वहां से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि क्या काम किया है, कितने टाइम काम किया है, क्या डेजिग्नेशन था, वो सारा कुछ वो लिख के देंगे, ठीक है। इसके अलावा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके यहाँ का कॉपी ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। अगर उनको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है तो उस केस में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट विच कैन प्रूव कि उनका टर्नओवर, अगर टर्नओवर की रिक्वायरमेंट आती है, वो 25 लाख 50 लाख वाली रिक्वायरमेंट अगर एप्लीकेबल है, तो जो भी डॉक्यूमेंट वो टर्नओवर प्रूव करता है वो रिपोर्ट की स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा कॉपी, स्कैन कॉपी ऑफ करेंट सैलरी स्लिप ड्यूली अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, जिनके यहाँ पर काम कर रहे हैं वो तनख्वाह भी तो दे रहे होंगे ना, तो उस सैलरी स्लिप का भी आपको स्कैन्ड कॉपी, जो आपके एम्प्लॉयर ने अटेस्ट किया यानी कि साइन करके दिया बेसिकली, उसकी भी स्कैन कॉपी इस फॉर्म T3 के साथ जानी है। ये सारा कुछ अपलोड करेंगे, अगर उनको सही लगता है दे विल चेक, अगर उन्हें सही लगता है तो दे विल एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट कर दिया ट्रेनिंग से, मतलब फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, यस, लेकिन आपको अपने फाइनल के एग्जाम देने से कितने दिन पहले ये अप्लाई करना है उसके लिए कट ऑफ दिया हुआ है। अगर आप लेट से किसी साल के जून में एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जून
2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, जून 2026 में आपको एग्जाम देना है और आपको लग रहा है ट्रेनिंग 15 महीने मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो एग्जेम्प्ट होगा, तो आपको ये जो एग्जेम्पशन का एप्लीकेशन है फॉर्म T3 है, ये आपको कब तक के फाइल करना पड़ेगा, 31 मई तक के आपको फाइल करना पड़ेगा। 31 मई तक के अगर आपने एप्लीकेशन फाइल उन्होंने रिसीव कर लिया है तो उस केस में यू आर एलिजिबल फॉर जून एग्जामिनेशन, और दिसंबर एग्जामिनेशन के केस में 30 नवंबर तक के आपका एप्लीकेशन उन तक पहुंच जाना चाहिए और वो प्रॉपर सही एप्लीकेशन होना चाहिए, तब आप वो एग्जाम दे सकते हैं। आपको 15 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, एक और चीज, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने ना साथ में सीए भी परसू किया है या फिर सीएस भी परसू किया है और मेरी आर्टिकलशिप वहां पर चल रही है, तो क्या वो आर्टिकलशिप सीएमए आर्टिकलशिप के साथ सेट ऑफ हो सकती है? नहीं हो सकती है। सो इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली बोला है, अगर आप सीए की आर्टिकलशिप कर रहे हैं या फिर सीएस की आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो वो सीए और सीएस की आर्टिकलशिप है, सीएमए की आर्टिकलशिप नहीं है। वो आप कर रहे हो बिल्कुल करो, आपको सीएमए की आर्टिकलशिप अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन 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 अगर आपका आर्टिकलशिप वगैरह हो चुका है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप सीए बन चुके हो, आप सीएस बन चुके हो, यू आर प्रैक्टिसिंग सीए सीएस, उस इंसान को एग्जेम्प्ट किया गया है। उनको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उनको वो पेमेंट करना पड़ेगा 2000 रुपए का, बाकी दे आर एग्जेम्प्टेड। सो सीए सीएस आर्टिकल, सीए सीएस ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं। प्रैक्टिसिंग सीए सीएस मतलब मैं सीएस बन चुकी हूँ, अब मुझे सीएमए करना है, सीएमए का मैं एग्जाम दे रही हूँ, सीएमए की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ। तो प्रैक्टिसिंग लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, बस उन्हें ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्लियर आई गेस, टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है आपको। जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट करके बता ही देंगे। अब ये सारा कुछ बात हो गया, कहाँ आर्टिकलशिप कर सकते हैं, किन किन फील्ड में आर्टिकलशिप होती है और एग्जाम्शन की बात। अब एक छोटी सी चीज और, प्रोसीजर फॉर इंटीमेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बेसिकली अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो इंस्टीट्यूट को बताओगे तब उनको पता चलेगा ना कि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो। सो यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म देम। अब उनको कॉल करके तो बोल नहीं सकते, तो एक फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है। जैसे ही आप ज्वाइन कर रहे हो आर्टिकलशिप, उसके बाद आराम से 30 दिन के अंदर ज्वाइन कर लिया, हो गया है बिल्कुल आराम से, आपको अपनी सीट मिल गई है, 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म फाइल करना है। कौन सा फॉर्म फाइल करना है डिपेंड करता है आप कहां पर आर्टिकलशिप कर रहे हो। अगर आप एक सीएमए के पास आर्टिकलशिप कर रहे हो, प्रैक्टिसिंग सीएमए, या फिर उनके फर्म के पास, फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आपके लिए जो फॉर्म है दैट इज फॉर्म T1, ठीक है, फॉर्म T1। अब ये जो UDIN है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कभी भी सीएमए जब कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर रहा है, सर्टिफाई कर रहे हैं, तो ये नंबर जनरेट करना होता है, तो वो करके दे देगी आपको, आपको इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यू विल नीड टू फाइल फॉर्म T1 इफ यू आर अंडरगोइंग आर्टिकलशिप अंडर प्रैक्टिसिंग सीएमए या फिर फॉर्म ऑफ सीएमए। अब इसके अलावा भी तो बहुत लंबी लिस्ट देखी थी ना हमने, जिनके पास आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अगर उनके पास आर्टिकलशिप करे, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो फॉर्म है T4, ठीक है, फॉर्म T4 है। और इसके अलावा आपको फाइनल का एग्जाम देने से पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, दैट इज फॉर्म T5, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स है आपके। T3 जो था वो एग्जाम्शन के लिए था, ओके, एंड आई गेस या दैट वाज ऑल। अब अगर आपको इसमें और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, यहाँ इस वीडियो का पर्पस था आपको बस बताना कि ट्रेनिंग कब करनी है, कितने टाइम की करनी है, एक 7 डेज का IOTP भी आपको करना होता है, और कौन से फॉर्म्स होते हैं, वो सारा कुछ। अब इसमें हो सकता है आपके और भी बहुत सारे डाउट्स हो, जैसे जैसे रजिस्टर कैसे करें, ये फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे, तो ये फॉर्म्स आपको CMA वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट्स में हम वो लिंक अपलोड करवा देंगे, लिंक डलवा देंगे, जहाँ से आप फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो। अब रजिस्टर करने का भी अगर आपको प्रोसीजर जानना है या फिर कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट भी अगर है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज फॉर यू ओनली, ओके। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड आई होप योर डाउट्स रिगार्डिंग आर्टिकलशिप, द बेसिक डाउट्स आर क्लियर नाउ। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है प्लीज पूछिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू सून इन CMA फाइनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।